लास्ट क्लास में अपन ने ईथर का प्रिपरेशन देख लिया था, है ना। आज प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसका फिजिकल स्टेट, इसकी डेंसिटी, है ना। ये 4 पॉइंट देखेंगे इसमें अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट के बारे में लिखेंगे। कैसा हो? हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा, मैथ्स अच्छे, फिजिक्स अच्छा लगा। हाँ, lower ethers like lower ethers like lower ethers like dimethyl ether, lower ethers like dimethyl ether and ethyl methyl ether, ethyl methyl ether are gases at ordinary temperature, are gases at ordinary temperature. Physical properties, no? Dimethyl ether and ethyl methyl ethers are gaseous at room temperature, while other homologues while other homologues मतलब अदर मेंबर्स, है ना। होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स कौन? होमोलोग्स बोलते हैं HOMOLOGUES, होमोलोग्स are colorless liquid, are colorless liquid. Are colorless liquid मतलब ये भी एक तरह का सॉल्वेंट है ना। जस्ट लाइक वाटर जैसे एक सॉल्वेंट है, वैसे ही ईथर भी एक सॉल्वेंट होता है। सेकंड पॉइंट लिखना, ये सब आ रहा है तेरे क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट लिखना, because of the greater electronegativity, because of the second point, हाँ फिजिकल स्टेट में एक ही प्रॉपर्टी दोनों पढ़ना है। ये तो हो गया फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पहला पॉइंट था ना, फिजिकल स्टेट का। अब सेकंड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, then carbon, then carbon, then carbon, the C bond O bonds, the C bond O bonds are slightly polar, are slightly polar, are slightly polar। मतलब अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑक्सीजन रहता है, ये दोनों तरफ कार्बन है, लेट्स से मिथिल ग्रुप है दोनों तरफ, और खुद ऑक्सीजन के पास भी अपने 2 लोन पेयर्स होंगे, राइट। तो डाइपोल मोमेंट याद है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते थे। 11th में केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर था, उसमें पढ़ते थे अपन की कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप की होती है, एक पोलर एक नॉन पोलर। पोलर में 2 पोल्स होंगे, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा और उस डिस्टेंस को अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या होगा वो बॉन्ड लेंथ? जैसे कि HCl है, HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ।
उसी को डाइपोल मोमेंट बोलते थे। म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू आर। क्यू मतलब चार्ज एंड आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, नॉट रेडियस, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जो दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड हो रहे हैं उनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका डायपोल मोमेंट हुआ करता था और उसको अपन रिप्रेजेंट ऐसे करते थे, एक एरो लगा के, उस ब्रोकन एरो बोलते हैं इसको। एक एरो बनाते थे और उसको पीछे पीछे से ऐसे तोड़ देते थे। दिस शोज डायपोल मोमेंट बिटवीन HCl, और एरो हेड शो करता था कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एरो टेल शो करता है कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन नेगेटिव चार्ज होगा कौन पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा हम शो करते थे। और डायपोल मोमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप शो करोगे ना, तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ये जो ऊपर जा रहा है ये भी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। वो ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर नेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर नेगेटिव देन कार्बन। तो ये तीनों जो वेक्टर्स है ना, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन। वो ऊपर इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, मतलब अगर आप ऐसा ना बनाना चाहो उसको, ऐसे बना देखो, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो डाइपोल है ना ये इनकी तरफ, हमेशा एरो का हेड टुवर्ड्स मोर नेगेटिव चार्ज की तरफ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो उनका एरो ऊपर की तरफ है। मतलब ऑल डाइपोल्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेम साइड, एक ही साइड में डायरेक्ट कर रहे हैं सारे डाइपोल। जैसे आप लोग पढ़ते थे BF3 नाम का एक कंपाउंड हुआ करता था, एफ 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 BF3 एक ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री बनाता था। BF3 इज अ ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री, जहां पे बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका डायपोल मोमेंट हम ऐसा शो करते थे। वैसे ही इसका डायपोल मोमेंट ऐसा शो करेंगे, राइट। अब यहाँ पे फ्लोरीन तो इस तरफ है, तो इसका डायपोल मोमेंट ऐसा शो करेंगे, समझ रहे हैं। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर सम, जो हम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट मान लो कुछ ऐसा आएगा। अब ये और ये आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, वेक्टर एडिशन करने पे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक एक ही बॉक्स में दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं एंड दोस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, द बॉक्स विल नॉट मूव, द नेट फोर्स ऑन द बॉक्स इज जीरो। कोई चीज यहाँ पे हो रही है, नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। भले वो इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर दिख रही है आपको, बट ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। बट वो चीज हमारे ईथर में नहीं होती। ईथर में सारी जो इलेक्ट्रॉन आपके डायपोल मोमेंट्स हैं सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ पॉजिटिव डायपोल मोमेंट। समझ रहे हैं। तो क्या पॉइंट लिखे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन the C bond O bonds are slightly polar and thus have a dipole moment ठीक है। सेम चीज ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इसका डाइपोल इस तरफ होगा, यहाँ ये इस तरफ होगा, अगेन कैंसल आउट ईच अदर, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब यहाँ पे एंगल 110 डिग्री था ना, तो वो दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे हमारे ईथर के केस में। समझ में आ रही बात, ठीक है। ओके, तो ये 11 का थोड़ा कांसेप्ट था डाइपोल मोमेंट का, एंड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इज जीरो। हम एक और पढ़ते थे, एक रीजन था कि बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 is less than NH3, जबकि हमको पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। दोनों में नाइट्रोजन कॉमन है ना, एक NF3 है एक NH3 है, दोनों में नाइट्रोजन कॉमन है, बस फर्क क्या है, एक जगह हाइड्रोजन है और दूसरी जगह फ्लोरीन है। और हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, चार्ज ज्यादा रहेगा ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उतना ज्यादा पोलैरिटी होगी, चार्ज बढ़ेगा। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस तो कर रहे हैं ना अपन, तो उस केस में आपका डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। बट यहाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको बना के देखोगे स्ट्रक्चर इसका, तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा है, नाइट्रोजन दोनों के केस में सेंट्रल एटम रहेगा, नाइट्रोजन दोनों के केस में सेंट्रल एटम, हमेशा कंपाउंड में सेंट्रल एटम वही रहता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट
क्या रहता है, सेंट्रल एटम। बट फिर बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मतलब हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या कि ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये सेंटर में नहीं रह सकता। Getting what I'm saying? इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, और यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इससे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो 3 फ्लोरीन कुछ ऐसे कनेक्टेड रहते थे, और यहाँ जब बॉन्ड बनाएंगे तो 3 हाइड्रोजन मान लो कुछ ऐसे कनेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक्चुअली यहाँ ऐसा नहीं रहते हैं। अगर आप लोगों को वेस्पर थ्योरी थोड़ा बहुत याद हो तो वो एक ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है अमोनिया विद अ लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पे भी है, ठीक है। बट अब फर्क क्या होगा देखना है यहाँ पे, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट, एक्चुअली ये भी वैसे ही स्ट्रक्चर ही बनाएगा, मैं वैसे ही बना देता हूँ, ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल तब बनेगा जब कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन, तीनों फ्लोरीन ऐसे, ठीक है ना। ये रहा इसका डाइपोल मोमेंट, ये इसका डाइपोल मोमेंट, ये इसका, और यहाँ पे वो इस तरफ, समझ रहे हो, 4 डाइपोल मोमेंट है जिसमें 3 एक साइड में है और चौथा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसमें क्या होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी और ये भी, समझ रहे हैं। दैट इज व्हाई अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NH3 से नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा होता है। वेक्टर एडिशन करने का में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये 3 अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में है, तो एडिशन करेंगे तो ये तीनों को ऐड करोगे, ऑपोजिट फोर्सेस जब लगते हैं तो अपन उसको नेट या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए उसको माइनस करते हैं, और अगर सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में है तो उसका नेट फोर्स निकालने के लिए हम उसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज होगी, क्लियर है। तो क्या लिख लिए, एंड डज हैव अ डाइपोल, क्लियर है यहाँ तक, ओके। एक वैल्यू लिख लेना ब्रैकेट में, 1.15 से 1.3 डी बाय, 1.15 से 1.3 डी बाय, इनका एक अप्रोक्सीमेटली रेंज होता है डाइपोल मोमेंट का। डी बाय इज द यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली आप कूलम मीटर में भी निकाल सकते हैं। डाइपोल मतलब क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज का हो गया कूलम और डिस्टेंस का हो गया मीटर। इनफैक्ट अपन पिकोमीटर लेंगे, डिस्टेंस तो पिकोमीटर में आएगा ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ विल बी इन पिकोमीटर ओनली, तो कूलम मीटर आपका एक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का एक रिलेशनशिप भी होता है कि ओके, मैं ऑडिबल, वंशिका, साधना, प्राजक्ता,
Yes, sir. ओके ठीक है, थर्ड थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ओके, इसमें लिखना ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। देखो, ethers are ethers are ethers are isomeric with ethers are isomeric with, पता है किसके साथ आइसोमर बनाते हैं ईथर? ईथर एक और फंक्शनल ग्रुप है, ईथर और एक और फंक्शनल ग्रुप है जो आइसोमर्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है दोनों। ये ईथर हो गया ना? हाँ, ईथर में तो एक कार्बन और होगा ना, इसका आइसोमर देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, अल्कोहल। ईथर्स आर आइसोमेरिक विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक क्योंकि अगर डाइहाइड्रिक हो जाएगा तो दो ऑक्सीजन आ जाएंगे ना, ईथर में तो हमें एक ही ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ईथर्स आर आइसोमेरिक विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है? ये फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमरिज्म में पढ़ते थे, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे ना डाइहाइड्रेट मतलब, ठीक है। हम पढ़ते थे ना कि आइसोमर्स आपके दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चर में भी अलग अलग होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म, है ना, और एक होता था फंक्शनल आइसोमर्स, कि दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। देखो C2H6O, इधर भी सेम C2H6O, both have got the same molecular formula but have different functional groups। एक ईथर है, एक अल्कोहल है, तो these are functional isomers। समझ रहे हैं? ठीक है। वैसे ही एल्कीन और साइक्लोएल्केन्स भी आइसोमर्स होते हैं, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन्स, यानी कि ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, तब CH2 होता है ना साइक्लोप्रोपेन में, एवरी पॉइंट इज CH2 तो कितने कार्बन होगा, C3H6, और प्रोपीन बना लो C3H6। समझ रहे? तो एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन आर आइसोमर्स। क्लियर है? ठीक, तो क्या लिखे, ethers are isomeric with monohydric alcohols but their boiling points are much lower, but their boiling points are much lower, but their boiling points are much lower, but their boiling points are much lower than those of isomeric alcohols, but their boiling points are much lower than those of isomeric alcohols। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा इन विद रिस्पेक्ट टू ईथर्स। उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दूसरे और तीसरे के बीच में, तीसरे और चौथे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स और बन जाएगा, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके ईथर में मिसिंग है। मतलब ईथर्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, हाँ वाटर के साथ जरूर करेंगे, तभी ये भी मिसिबल होते हैं वाटर के साथ। जैसे अल्कोहल्स आर मिसिबल विथ वाटर बिकॉज वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं पानी के साथ। इन द सेम वे ईथर्स भी आपके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, बट वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, नहीं होगा। हाइड्रोजन किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव का कनेक्ट होना चाहिए, कार्बन नहीं, या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन या फ्लोरीन। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला ऑक्सीजन किसी ईथर वाले हाइड्रोजन से ऐसा कनेक्ट हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए इस एलिमेंट को ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। नहीं, सिंपल कहां से होगा, नहीं वैसा नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो लिखना नीचे, दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट
This is due to the reason that unlike alcohols, ethers do not form hydrogen bonds. Unlike alcohols, ethers do not form hydrogen bonds. Unlike alcohols, ether do not form hydrogen bonds. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में. फोर्थ पॉइंट लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही. फोर्थ पॉइंट वहां भी अपन लिखे थे कि लोअर अल्कोहल्स मिसिबल हो जाते हैं, हायर अल्कोहल्स उतना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ नहीं बना पाएंगे. तो यहाँ भी वही चीज होगी. ethers containing up to 3 carbon atoms, ethers containing up to 3 carbon atoms are soluble in water due to the formation of hydrogen bonds between water and ether molecules. Between water and ether molecules. ठीक है. And last point density के बारे में बस एक लाइन लिख लो. All ethers are lighter than water. All ethers are lighter than water. All ethers are lighter than water. ठीक है, मतलब डेंसिटी कम होगी वाटर से. ऑलमोस्ट गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं. हाँ नहीं, फिर वो लाइटर होंगे तो वो ऊपर लेयर बना लेंगे और वाटर नीचे लेयर बना लेगा, जस्ट लाइक ऑयल एंड वाटर के साथ होता है. चलो नेक्स्ट चालू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज दो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है अपन को. एक है सी बॉन्ड ओ बॉन्ड का क्लीवेज. क्या होगा सी और ओ का क्लीवेज. अपने पास आर ओ आर है तो इसका क्लीवेज एक रिएक्शन पढ़ना है हमें, और एक रिएक्शन एरिल वाले का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो पहला रिएक्शन लिखना इसमें. रिएक्शन इन्वॉल्विंग cleavage of C bond O bond in ethers. ये फर्स्ट रिएक्शन है, C bond O bond in ethers. ठीक है, इसमें ethers are the least reactive functional group. Ethers are the least reactive functional groups. Hence, the cleavage of C bond O bond in ethers. Hence, the cleavage of C bond O bond in ethers takes place under drastic conditions. Takes place under drastic conditions. Takes place under drastic conditions. With excess of EHCESS, with excess of hydrogen halides. With excess of hydrogen halide.
at 373 Kelvin. At 373 Kelvin. चलाने में क्यों लगेगी? बनाने में इसलिए लगी कि बनाते समय तो वो एनर्जी लिबरेट करेगा और उतनी एनर्जी उनको देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, इसलिए कंडीशन प्लास्टिक देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। ठीक है, बनते समय हमको एनर्जी देनी नहीं पड़ती ना, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ओके। क्या लिखे? एट 373 केल्विन। द रिएक्शन ऑफ डाइअल्किल ईथर गिव्स द रिएक्शन ऑफ डाइअल्किल ईथर gives two alkyl halide molecules. Gives two alkyl halide molecules. Gives two alkyl halide molecules. कैसे वो रिएक्शन देखना है आप पेपर, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ROR है, ठीक है, इसके साथ अपन HX ले लेते हैं। HI या HBr जनरली लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक होते हैं in comparison to HF and HCl. HI and HBr are more acidic क्योंकि वहां पे वो जल्दी लीव कर जाएंगे ना। हमें पता है कि आयोडीन इज द मोस्ट तो क्या कहते हैं फास्टेस्ट लीविंग ग्रुप, बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो आई जल्दी निकलेगा, मतलब कि HI इज मोस्ट एसिडिक, इसलिए ऐसा ही एसिड ले रहे हैं, ऐसा ही हाइड्रोजन हाइलाइट ले रहे हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट ले रहे हैं जो कि अपने आप में ज्यादा रिएक्टिव भी है। ठीक है, जैसे HI और HBr। ठीक है, ध्यान देना। HX लेंगे, वो भी एक्सेस में लेंगे इसको अपन। तो पहले एक मॉलिक्यूल ये बनाएगा ROH और दूसरा बनाएगा RH। ठीक है, एक के साथ H चला गया, दूसरे के साथ X। अब वो जो बचे हुए बचा हुआ ROH है ना, ये ROH अगेन जो X, इसलिए इसको एक्सेस में ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हर ईथर में दो अल्किल ग्रुप है ना, तो उन दोनों अल्किल ग्रुप को हमें हालाइड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए ये एक्सेस में लेना पड़ेगा और यहाँ हमें मिल जाएगा RX प्लस H। ये जनरल सा रिएक्शन, ठीक है। पर अगर यही रिएक्शन अरिल के साथ होगा, ये है दिस इज नोन एज एनिसोल, ये आपका सिंपलेस्ट वाला एरिल ईथर है जहाँ पे एक तरफ एरिल ग्रुप है, दूसरी तरफ अल्किल ग्रुप है। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्लीवेज होगा तो क्या होगा, HX के साथ अगर यहाँ पे अपन क्लीवेज करेंगे तो अगेन देखो ईथर भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल हैव डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, जैसे कि क्लोरीन में था, है ना, हाइड्रोजन वाले में था। सेम हैपेंड विद फिनॉल आल्सो, इट हैज गॉट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बनाने की जरूरत तो नहीं है बॉन्ड्स, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। इससे तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, हम सारे एनिसोल मॉलिक्यूल के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ होगा क्लीवेज ना, तो हमें एक तो मिलेगा फिनॉल, क्या मिलेगा, फिनॉल, ये O नहीं हटेगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये दो रीजन हो जाएंगे। ठीक है, कि वो ऑक्सीजन को जल्दी नहीं छोड़ेगा। और आपका जो हालाइड है वो किसका बनेगा, आपके अल्किल ग्रुप का। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? हाँ, फिर आपको पता है कि इसको कैसे हालाइड में कन्वर्ट करना है ड्रास्टिक कंडीशन लेके। ठीक है, चलो तो नीचे लिखना कौन सा, हाँ वो करेंगे, लिखेंगे। मैं भी तो ये मान के चल रहा हूँ कि सिमेट्रिकल ईथर है। और अब अपन फिर आगे देखेंगे कि एक तरफ अपन सेकंड डिग्री लगा देंगे, एक तरफ 1 डिग्री लगा देंगे, दोनों तरफ 1 डिग्री लगा देंगे, फिर एक बार 3 डिग्री लगाएंगे, 1 डिग्री लगाएंगे, तब देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म होंगे, SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। ठीक है, पहले जनरल रिएक्शन लिखो, फिर हम इसका मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं आप लोग को लिखवा दूंगा कि अगर एल्किल अलग अलग है तो क्या होगा, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। ये तो आपको पता है SN1 SN2 कब होगा। हाँ, क्या होता है, हीलियम, अच्छा विलियमसन, हाँ वो SN2 था। बट यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। अगर ये वाला अल्किल ग्रुप दोनों ही प्राइमरी है और सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्राइमरी है और पर अलग अलग है। मान लो एक तरफ इथिल है, दूसरी तरफ मिथिल है, तो मिथिल वाला कम
स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा, तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। और जहां एक तरफ टर्शरी है एक तरफ प्राइमरी है, तो टर्शरी वाले में आपका SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, सॉरी SN1, क्योंकि SN1 क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करोगे ना ये वाले को, तो टर्शरी वाला बन जाएगा कार्बोकैटायन 3 डिग्री, और अब क्लोराइड या आपका हालाइड आपके R+ के साथ जाके अटैक करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो लिखो अपन, मैं आप लोग को लिखवा दूंगा इसके नीचे। ये दोनों जनरल रिएक्शन लिखो पहले, ये दोनों फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिखना पहले ना, अभी फर्स्ट दोनों लिखना, उसके बाद बेंजीन वाला मैं लिखना लिखवाऊंगा, उसके बाद लिखना। नहीं ये तो लिख चुके हैं, इसलिए सिर्फ यही दो रिएक्शन लिख के बोल रहा हूँ। आपने ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है ना, उसके लिए यही दो रिएक्शन है। यही तो लिखिए ना कि ईथर के साथ एक्सेस में हम हाइड्रोजन हाइलाइट लेंगे, तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स अल्किल हाइलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अल्किल हाइलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये एरो में 373 केल्विन जरूर लिख लेना, ये लिखा है ना उसमें। आप चाहो तो इस रिएक्शन को एक ही बार में लिख सकते हो, 2RX कर, ठीक है। चाहो तो इसके नीचे इसका ओवरऑल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन लिखते हो ना, ये दोनों रिएक्शन लिखे, इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ROR प्लस 2HX gives 2RX प्लस H2, ये इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये भी लिख दो नीचे ओवरऑल रिएक्शन, और इसके लिए हमें HI को या हमारे HX को एक्सेस में लेना होगा, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, फिर मैं ये बेंजीन वाले में आता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म लिखो इसका, लिखना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो, एसिड लिए तो एसिड से प्रोटॉन आएगा, अभी तक अपन प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते थे, अब प्रोटोनेटेड ईथर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? प्रोटोनेटेड ईथर। वो आरओआर के ओ में आके अटैक करेगा ना, अभी तक अल्कोहल के ओ में आके अटैक करता था प्रोटॉन, अब आरओआर के ओ में आके अटैक करेगा और वो बना लेगा उसको प्रोटोनेटेड। समझ रहे हैं? तो देखो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप लिखना है इसमें, ईथर बीइंग लिवाइस बेसिस, ईथर बीइंग लिवाइस बेस होगा ना, लिवाइस बेस, जैसे अमोनिया लिवाइस बेस होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, तो ईथर के ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी आपका क्या होगा, लिवाइस बेस। क्लियर है? महाराज जी लोग टीटी नगर में अभी निकलते हैं। चलो क्या लिखे, हाँ, ईथर बीइंग फ्लूइडाइज्ड बेस undergo protonation to form, undergo protonation to form protonated ether, protonated ether, ब्रैकेट में लिखना ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इथिल मिथिल ईथर ले लेता हूं, अलग अलग ग्रुप लेते हैं ना, क्योंकि सेम में तो हमको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। अलग अलग लेते हैं तो पता चलेगा कि क्लोरीन या आपका आयोडीन कहां जाके अटैक करेगा, ठीक है। प्लस HI ले लिया मैंने, ठीक है, और इसका जो प्रोटॉन है यही आके आपके इस ऑक्सीजन में अटैक करेगा। बना लो क्या बनेगा, एक क्लोन पर हटा देंगे, H जोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, CH3O H CH2
CH, ठीक है, I नेगेटिव बचेगा, ठीक है, I नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लाना ताकि नीचे वहीं पे बना सके ना। इसी को ऑक्सोनियम आयन लिखे हैं अपन, ठीक है, या प्रोटोनेटेड ईथर। जैसे बता रहा हूँ HI या HBr यूज कर रहे हैं बिकॉज दे आर सफिशिएंटली एसिडिक, ठीक है। वैसे भी हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए तो इसलिए अपन ज्यादा एसिडिक ग्रुप को ले रहे हैं। क्लियर है? अब ये आयोडीन, आयोडाइड, आयोडाइड जो निकला है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। आयोडाइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, वो भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये जाके इन दोनों में से किसी एक कार्बन में अटैक करेगा, कहा, जहां उसको भीड़ कम दिखेगी। हमें पता है कि 1 डिग्री सबसे फास्टेस्ट मिथिल में होता है, 1 डिग्री बोलता हूँ, SN2 सबसे फास्टेस्ट मिथिल में होता है, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में तो होता ही नहीं, ठीक है। तो अब ये आयोडाइड जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखना, आयोडाइड आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 है ना ये मैकेनिज्म का, स्टेप 2, iodide ion is a good nucleophile, full stop, due to steric hindrance, it attacks the smaller alkyl group. Due to steric hindrance, it attacks the smaller alkyl group. ठीक है, smaller alkyl group of oxonium ion, and displaces the alcohol molecule, by SN2 mechanism, we back attack SN2 mechanism, ठीक है। तो यही उठा लो वापस जो पहले स्टेप में बना है, CH3OH, CH2CH3, ये I नेगेटिव ऐसे अटैक करेगा और ये बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो बनेगा क्या, CH2CH3OH प्लस CH3I। समझ रहे हैं क्या? हाँ, अल्कोहल मिल गया और हमें मिथिल आयोडाइड या आयोडोमिथेन, ठीक है। अब अगर हमने HI को एक्सेस में दिया है तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल बना है इसमें फिर आपका HI का अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। अब क्या बनेगा, अब ये आपके अल्कोहल की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो अल्कोहल बन चुका है ना, तो अल्कोहल से अपन हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं, पहले वही प्रोटोनेशन अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर उसमें आपका आई अटैक करेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होके वो रिमूव कर देगा। तो नीचे लिखना थर्ड स्टेप, ये हो गया सबका रिएक्शन। लिखिए थर्ड स्टेप लिखो, when excess of HI is used, ये थर्ड स्टेप, when excess of HI is used, ethanol thus formed react with another HI to form ethyl iodide, ठीक है। यहाँ पे आपका ये होगा, फिर यहाँ पे इनका अटैक होगा, ये बनेगा राइट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी प्रोटोन अल्कोहल में ऐड हुआ है, इस स्टेप में प्रोटोन ईथर में ऐड हुआ था। तो दिस वाज प्रोटोनेटेड ईथर, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है।
और अगले स्टेप में उसी को उठा के वापस ले आओ, CH3, मतलब उसी थर्ड स्टेप पे दोनों चीज लिखना है, ठीक है, CH3 CH2 OH, और ये जो I नेगेटिव है ये अटैक करेगा इसको यहां से, ये ठीक है, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2I प्लस H2। ये तो मिल रहा था फाइनल प्रोडक्ट में भी, वाटर निकल रहा था। आप सेकेंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप में आपको एक अल्कोहल एक और एक आयोडाइड मिल रहा था, हालाइड मिल रहा था, और फिर वो अल्कोहल आपका वापस हालाइड में कन्वर्ट होके वाटर दे रहा था, जो पीछे लिखे थे रिएक्शन जनरल सा, ठीक है। तो ये उसका मैकेनिज्म हो गया, क्लियर है। एक बात सुन लो फिर इसको नोट करना। अब अगर मान लो एक तरफ प्राइमरी है, ये प्राइमरी है ना, और इस तरफ आ गया सेकेंडरी, हाँ नहीं अभी भी SN2 ही होगा ना, प्राइमरी में अटैक करेगा ना वो, मतलब ये वाला हालाइड बन के निकलेगा, दूसरा वाला अल्कोहल, समझ गया। उसको मैं लिखवा दूंगा पहले, आप ये मैकेनिज्म नहीं अच्छा क्या बोल रहे हैं, जो सेकेंडरी होता तो ऐसे मन ज्यादा सेकेंडरी एक्चुअली कहीं का नहीं है ना, SN1 है ना SN2 प्रॉपर, अगर देखा जाए तो ज्यादा ऐसे आप कर सकता है वो SN1 रिएक्शन, बट अगर प्राइमरी है साथ में उसके तो प्राइमरी वाला SN2 शो करके हालाइड बना देगा। एक पॉइंट लिखो, नोट करके 2-3 पॉइंट लिखते हैं, इसमें आपका सब ये टर्शियरी सेकेंडरी कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है, छोड़ दो, मिल के जाना मुझसे, ठीक है। क्या लिखे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये तो क्लियर है ना, है? अगर आपने ईथर सेम लिया है और अलग अलग हाइड्रोजन एसिड्स दे रहे हो तो उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा होगा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, हाँ HF हम कराते नहीं है जनरली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते तो हम नहीं कराते HF, ठीक है। सेकंड लिखना, सेकंड, in case of unsymmetrical ethers, in case of unsymmetrical ethers, हमने जो अभी मैकेनिज्म में एग्जांपल लिया था वो भी तो अनसिमेट्रिकल ईथर है ना, पर क्योंकि एक तरफ प्राइमरी था एक तरफ मिथिल था, इसलिए दोनों के साथ SN2 हो गया, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरफ मिथिल था दूसरी तरफ प्राइमरी था, इसलिए सेकंड स्टेप में वापस से SN2 हो गया उस अल्कोहल के साथ भी, समझ रहे। पर अगर वही अल्कोहल सेकेंड डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल बनता ना तो उनके साथ SN2 नहीं हो पाता, ठीक है। तो in case of unsymmetrical ethers having two different alkyl groups, having two different alkyl groups, having two different alkyl groups, comma, the alcohol and alkyl halide formed, the alcohol and alkyl halide formed, the alcohol and alkyl halide formed, the alcohol and alkyl halide formed depends on the nature of alkyl group, depends on the nature of alkyl group, depends on the nature of alkyl group, ठीक है। if primary and secondary alkyl groups are present, if primary and secondary alkyl groups are present,
if primary and secondary alkyl groups are present, एक तरफ primary है, दूसरी तरफ का R secondary है. If primary and secondary alkyl groups are present, the reaction occurs by SN2 mechanism. The reaction occurs by SN2 mechanism. The reaction occurs by SN2 mechanism. And because of steric hindrance, and because of steric hindrance, the halide ion attacks the primary alkyl group. The halide ion attacks the primary alkyl group. Primary alkyl group. एग्जाम्पल लिखते हैं इसका. मान लो ये आपका है, ठीक है, एक तरफ आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है, ये आइसोप्रोपिल है, 2 प्रोपिल बोल लो, मतलब 2 से लगा है ना ये. अब इस पर अगर आप नाम बोलोगे तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसा होगा? ये ज्यादा है तो इसके साथ ये आपका पेरेंट होगा ना, है ना, और ये आपका एल्कोक्सी ग्रुप कहलाएगा. मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी प्रोपिल, 2 मिथॉक्सी प्रोपिल. समझ गए? 3 कार्बन है और उसके सेकेंड कार्बन से आपका इथर ग्रुप कनेक्टेड है, 2 मिथॉक्सी प्रोपिल. ठीक है. अब इसमें जब आप HI लोगे, देखो अगेन मैकेनिज्म शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, ये सब तो रहेगा, ठीक है. इसका H जाके यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, तो आपको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर. देखो ठीक है ना, ठीक है. अब ये आई कहाँ अटैक करेगा, यही तो क्वेश्चन है, यही हमारा पॉइंट है. ठीक है. अब ये आई अटैक करेगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके पास नहीं जाएगा, SF2 से इसके पास जाएगा. अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आई यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा और ये CH3 है. आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, CH3I प्लस. देखो अल्कोहल का मॉलिक्यूल कहाँ लग रहा है, यहाँ, समझे, प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल. आइसोप्रोपिल अल्कोहल कॉमन नेम, प्रोपेन टू ऑल इज अ आईयूपीएसी नेम. समझ रहे हैं, है ना, बना लो. सही. ये उधर का बैठा है ना, तो उसका Done. Next time third वो बनाना. If however one of the alkyl group is tertiary, if however one of the alkyl group is tertiary, if however one of the alkyl group is tertiary, the alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group. The alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group.
The alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group because the reaction now occurs by SN1 mechanism. ये reaction complete करो, मैं 2 मिनट का है. हमारा समय तक स्कूल था, मेरे स्कूल में नहीं जा रहे हैं दूर दूर तक दिया जाता है, लेगा तो उसका उनका बाप के लिए जाएगा, गाँव तक जा रहे हैं, तो गाड़ी किसे लेते हैं, इसमें तो नहीं होना, ऐसे इसमें तो ये सब गाड़ी हो जाएगा, क्या करना है तू पहले से पढ़ रहा हूँ इसमें मैं करूँ ये सही है तो ऐसी स्कूल में मिलना चाहिए ऐसे सीरीज देखती है नहीं आईसीएससी भी देखती है कोई ऐसी वाली अरे सारे स्कूलों में हर आईसीएससी का मिलता है सर इसमें ऐसे नॉन करने सिर्फ स्केट्स भी 1 डिग्री की तो है स्केट्स भी ऐसे ऐसे टू के डिफरेंस ऐसे वन के डिफरेंस ऐसे टू के एक बार पहले क्या लिखे थे, एंड बताना मुझे. If however one of the alkyl group is tertiary, the alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group because the reaction now occurs by SN1 mechanism. Reaction लिखे हो क्या? है ना? And the नीचे लिखना, the formation of product is controlled by, ये तेरे आंसर है ना तेरे क्वेश्चन का. The formation of product is controlled by. The formation of product is controlled by. The formation of product is controlled by the stability of carbocation. The stability of carbocation. Stability of carbocation resulting from the cleavage of C bond O. अब यहाँ पे अगर इस तरफ से क्लीवेज करते है ना तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, और यहाँ से करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, है ना. तो दैट इज मोर स्टेबल. ठीक है, इसलिए यहाँ पे SN1 होगा ना कि SN2. ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन resulting from the cleavage of C bond O bond in protonated ether. In protonated ether. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बनाए हो, ये टर्ट ब्यूटिल है ना, तो टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड बनाए हो, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, और जो बच गया उसका बन जाएगा मिथेनॉल. आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्राजक्ता, वंशिका, साधना, माही. यस सर. H2 हो चुका है.
ठीक है। तब प्राइमरी प्राइमरी होगा तो क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, प्राइमरी टर्शरी होगा तो क्या होगा, तीनों केस में अपन ने देख लिया रिएक्शन। ठीक है, ओके। बाय SN1 मैकेनिज्म। ठीक, एक लाइन और लिखो, सिंस अ टर्ट ब्यूटिल कार्बोकैटायन, सिंस अ टर्ट ब्यूटिल कार्बोकैटायन, सिंस अ tert butyl carbocation is more stable than methyl carbocation, is more stable than methyl carbocation, is more stable than methyl carbocation। क्लियर है? इसका भी मैकेनिज्म चाहो तो दिखा सकते हो, कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक करोगे तो आपका जो वो बनेगा कैसे होगा, देखो सी इसमें आएगा ना प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब जब आयोडाइड आएगा ना तो वो अटैक करेगा ईथर, ना कि ईथर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ईथर अटैक किया, राइट, पर वो भी कैसे होगा, पहले अगला स्टेप होता है ना, ये एक साथ नहीं होता, याद है, SN1 में पहले उसको टूटने देता है वो, तभी तो वो SN1 है ना, कि इसमें फर्स्ट स्टेप में एक ही चीज होती है, तो आयोडाइड अभी अटैक नहीं करेगा, आयोडाइड तो हड़बड़ी नहीं रहती ना, SN2 में आयोडाइड बहुत हड़बड़ी में रहता है, इसलिए उसको वो निकलने भी नहीं देता, पीछे से अटैक मार देता है। पर यहाँ पे आयोडाइड को कोई हड़बड़ी नहीं है, इसको पहले वो अलग होने देगा, तो ये लोग अलग हो जाएंगे, इससे एक ज्यादा पॉजिटिव या एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। अगले स्टेप में अब आयोडाइड इसके साथ अटैक करके टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड बना देगा। क्लियर है? ओके, लास्ट एक पॉइंट और लिखना इस नोट में, एरिल वाला लिख लेते हैं अपन, एरिल वाला नहीं लिखे थे, है ना, रिएक्शन मैंने बता दिया था, उसको लिख लेते हैं नीचे, लिखो नीचे, इन केस ऑफ अल्किल अरिल ईथर, इन केस ऑफ अल्किल एरिल ईथर, एक तरफ एरिल ग्रुप है, दूसरी तरफ अल्किल ग्रुप, ठीक है, एरिल अल्किल ईथर्स, the products are always यहाँ पे कोई अपन और कुछ वो नहीं देखेंगे टाइप, हमेशा फिनॉल बनेगा, the product are always phenol, the product are always phenol and an alkyl halide, and an alkyl halide। ठीक है, तो इसका रिएक्शन भी लिख लो, तो पीछे अपन रिएक्शन लिखे हैं ना, बेंजीन वाला, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लेना, बट CH3X होगा, आप क्या बोल रहे हैं, आरबी मतलब मतलब दोनों फिनिल लगे हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं, फिनिल या फिर बड़ा कोई और 7 या 8। यहाँ पे एक रिंग लगी है बोल रहा है। अब अगर वो फिनिल ही होगा तब तो दोनों बराबर ही रिएक्टिविटी होंगे, अब बड़ा होगा तो भी अगर वहां पे रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ रही होगी तो वो नहीं टूटेगा, हाँ नहीं होगा। ये देख लो जनरल सा रिएक्शन है, ठीक है, और उसका रीजन क्या है वो भी लिखते थे नीचे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इन बेंजीन रिंग ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, राइट। रिएक्शन लिख लो, फिर 2 लाइन का रीजन लिखते हैं इसके लिए। इसका ही मैकेनिज्म लिख सकते हैं ना, सेम मैकेनिज्म चलेगा ना, इसका बनेगा ऑक्सोनियम आयन, समझ रहे हो, फिनिल के साथ ऑक्सोनियम आयन बनेगा, एम आई क्लियर? हाँ बस नहीं, ठीक है, 373 केल्विन यहाँ भी रहेगा ना, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। चलो तो 2 लाइन इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, हाँ लिखो, प्रोटोनेशन ऑफ एनिजोल, ये एनिजोल ही एक्चुअली, OCH3 क्या होता है, इसी को अपन एनिजोल बोलते हैं, नाम लिख लेना एनिजोल, जैसे क्रिजोल पढ़े अपन, टोलुइन पढ़े हैं, फिनॉल पढ़े हैं, है ना, अमाइंस का एनिलीन पढ़े हैं, वैसे ही सब एरिल के भी पहले पहले मेंबर्स याद रखो ना, उसके नाम एनिजोल, ठीक है, एनिजोल। तो इन क्या लिखे हो,
Protonation of anisole gives protonation of anisole gives methylphenyl oxonium ion, methylphenyl oxonium ion. First off, in this ion, the bond between O and CH3, the bond between O bond CH3 is weaker. ये बॉन्ड वीकर है और जो वो बेंजीन के साथ बना रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ये टूटेगी ना कि ये, ठीक है। The bond between CH3O is weaker than the bond between OC6H5. Which has इसी के बारे में लिख रहे हैं, which has partial double bond character, ब्रैकेट में रेजोनेंस लिखना है तो याद आ जाएगा कि कैसे अपन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रैकेट में रेजोनेंस and the sp2 hybridized carbon of phenyl group, and the sp2 hybridized carbon of phenyl group, and the sp2 hybridized carbon of phenyl group। ठीक है, सब एनसीईआरटी रख लो क्या अभी, एनसीईआरटी रखिए, क्योंकि अगला जो रिएक्शन है ना, सेकंड टाइप का रिएक्शन लिखना है। ये तो फर्स्ट हो गया, इसमें अपन ने सी बॉन्ड ओ का क्लीवेज किया है। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आप लोग बुक से पढ़ लेना पूरा, मैं फोटो भी एक बार खींच के डाल दूंगा एनसीईआरटी की, एक बार सारे रिएक्शन देख लेना। कोई नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसिलेशन सेम है, ऑर्थो एंड पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप, उसको लिख लेना पर सिर्फ, हाँ कॉपी में 5-6 रिएक्शन है, पर ये सारे रिएक्शन अपन ने फिनॉल के लिए पढ़े हैं और हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन्स के लिए भी पढ़े हैं। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, ठीक है। मैं उसको एक बार शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट कर लेके, ये वो सारे लिखे ना। ये चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में कुछ होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके, और टाइम मिलेगा तो अगला चैप्टर भी चालू करना है, हाँ उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर।